नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है, इंडिया अगेन प्लेस्ड एट 142nd रैंक इन प्रेस फ्रीडम। यहाँ पे अगेन नाम का ये शब्द क्यों लिखा हुआ है? क्या रिसेंट में इंडिया की रैंकिंग खराब हुई थी जो फिर से खराब हुई है? बिल्कुल। 2016 में इंडिया की रैंकिंग थी 133, ओके, और 2020 में इंडिया की रैंकिंग पहुंच गई आपकी 142। 2021 की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग है उसने फिर से इंडिया को 142nd रैंक पे रखा है 180 कंट्रीज में। सबसे पहले देखते हैं ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको रिलीज करता है। ये एक फ्रेंच एनजीओ है, ठीक है। एक मेडिसिन साइंस फ्रंटियर करके एक ऑर्गेनाइजेशन पे यूपीएससी प्रीलिम्स में 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था। तो आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है ये क्या है? ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये एक, आप कह सकते हो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये यूएन के फ्रेमवर्क के अंदर आता है? क्या ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस नेम को याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज करता है। और इंडिया के जो पीसीएस टाइप के एग्जाम्स आते हैं उनके लिए याद रखिएगा कि इंडिया की जो रैंक आई है 2021 में वो 142nd है। अब जब पिछले साल 2020 में भी हमारी 142 रैंक थी तो हमारे देश की जो सरकार थी वो थोड़ा चिंतित हुई। तो यहाँ पे जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस समय पे राजीव गौबा साहब ने एक इंडेक्स मॉनिटरी सेल की बात की, ओके। तो एक इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल को लास्ट ईयर यानी फरवरी 2020 में ऑन डायरेक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा सेटअप किया गया 18 मिनिस्ट्रीज में, ओके। और यहां पे ये टारगेट किया गया कि भाई हम लोग इंटरनेशनली बातचीत करके अपने क्या नाम से इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कुछ इंप्रूवमेंट्स करके इस इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल के थ्रू अपनी ये जो रैंक है प्रेस फ्रीडम में इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए इंटरनेशनली अगर इंडिया की रैंक प्रेस फ्रीडम में खराब निकल के आती है मतलब इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल सही तरीके से काम नहीं करने। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल के थ्रू ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, और जो दूसरे आप कह सकते हो दुनिया भर के 32 इंटरनेशनल इंडाइसेस हैं, इसमें इंडिया की ये जो प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट है इसमें रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग्स को थोड़ा अच्छा किया जाए। ये कोशिश थी हमारी सरकार की, हालांकि हमारी सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल हो गई है। 2021 में भी इंडिया की रैंक 142 ही रखी गई है। बावजूद इसके कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं फ्रांस में, उन्होंने रिसेंटली आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत भी करी, इंडिया के लिए लॉबिंग की भी करी, उसके बावजूद हमारी रैंक गंदी आई है। आरएसएफ की रिपोर्ट का यह बोलना है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स डेंजरस कंट्रीज है जर्नलिस्ट के लिए। वो जर्नलिस्ट जो अपना काम प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया उनके लिए खतरनाक है। इंडिया में जर्नलिस्ट के ऊपर हर प्रकार के अटैक होते हैं, पुलिस उनके खिलाफ वायलेंस करती है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनको एम्बुश करके परेशान करते हैं, करप्ट लोकल ऑफिशियल्स और बहुत सारे क्रिमिनल ग्रुप्स ने वायलेंस इंस्टिगेट किया है हमारे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाए, हमारे देश का संविधान जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की है आर्टिकल 19 के अंदर। सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या प्रेस की फ्रीडम के रिस्पेक्ट में कोई एक अलग आर्टिकल है हमारे संविधान में? तो नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि प्रेस की फ्रीडम के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आप आर्टिकल 19 की बात करिए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर ये जो लिखा हुआ है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर प्रेस की फ्रीडम भी इंक्लूडेड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। तो कुल मिला के फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच में प्रेस का राइट भी इंक्लूडेड है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यह बोला था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस लेज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे देश के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को मेंटेन करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब प्रेस की फ्रीडम का इस्तेमाल करके कोई एक ऐसी न्यूज कवर नहीं करी जा सकती जिससे सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया खतरे में पड़े, जिससे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट खतरे में पड़े। तो कल की डेट में मान लीजिए किसी स्टेट में इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है और वहां पे आप उस इंसर्जेंसी के प्रो में आर्टिकल लिख रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। फिर फॉरेन स्टेट्स के साथ अगर फ्रेंडली रिलेशंस किसी प्रेस के रिलीज की वजह से खराब होते हैं तो वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस
को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, तो आपकी न्यूज रिपोर्टिंग के थ्रू दो कम्युनिटीज के बीच में कम्युनल टेंशन हो जाए, इस प्रकार की कोई भी न्यूज आप प्रेस के थ्रू नहीं दिखा सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सब प्रकार की चीजें आप अपनी प्रेस रिपोर्टिंग में नहीं कर सकते। तो प्रेस फ्रीडम में ये कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस है, बाकी प्रेस के पास ऑलमोस्ट हर चीज को रिपोर्ट करने की फ्रीडम है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स याद रखिएगा, और उनका स्ट्रक्चर, मैंडेट, और प्लस हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब तक मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, आप को मेरे जो बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन है वो भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब हर लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020, WMO, रिसेंटली वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो एनुअल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट फॉर 2020 रिलीज किया 20 अप्रैल 2021 को, इसके रिस्पेक्ट में कुछ शॉकिंग फाइंडिंग सामने आई है। 2020 में चूंकि दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज थी वो कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन और शटडाउन लगे हुए थे कोरोना पैंडेमिक को रोकने के लिए। तो सबको लगा था कि भाई क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअली में जितना हम लोग सोच रहे थे अच्छा होगा उतना अच्छा हुआ नहीं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमको 2020 में देखने को मिले। ऑस्ट्रेलियन बुशफायर्स आपको याद होगा, अमेरिका में बहुत सी फॉरेस्ट फायर्स लगी, और कहीं ना कहीं पैंडेमिक के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आया, सब लॉकडाउन मोड में चले गए। तो भाई क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा था, साथ साथ जो गरीब थे उनको भी नुकसान पहुंचा। 2020 की बात करो तो दिस वाज वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। यहां पे कूलिंग ला नीना इवेंट आ रहा था, उसके बाद भी 2020 वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर्स में काउंट किया गया। जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब 1850 से लेके 1900 के समय पे जो ग्लोबल टेम्परेचर था उसके रिस्पेक्ट में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर राइज ऑलरेडी हो रखा है। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 2050 तक हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ाने से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है अभी के लिए। अभी तक जो सबसे मुश्किल और सबसे गर्म 6 साल बताए गए हैं वो 2015 से आए हैं, मतलब 2015 से लेके 2020 तक सबसे गर्म 6 साल रहे हैं। और 2011 टू 2020 विल बी द वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड। ऑब्वियस ही बात है, जब 2021 से 2030 पहुंचेंगे तो वो वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। चूंकि 2011 से 2020 सबसे लेटेस्ट डिकेड है, इसलिए इसको वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 192 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इसका जो प्रीकर्सर था, मतलब इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बजाय, वो था इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1873 में बनाया गया था थ्रू वियना इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल कांग्रेस। ठीक है, ये जो आपका इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था, सॉरी, ये जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, ये WMO कन्वेंशन को जब रेटिफाई किया गया 23 मार्च 1950 को, तब ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। और दिस इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है मीटरोलॉजी, वेदर और क्लाइमेट की फील्ड में। जो आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिकल साइंसेस, इन सब में जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, वो है आपकी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था 1873 की वियना इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल कांग्रेस के बाद। अभी के लिए वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में चीज आपको काम आएगी, और उसके साथ साथ जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी काम आएगी, क्योंकि WMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट बात करें, PM मोदी टू पार्टिसिपेट इन क्लाइमेट समिट ऑन 22 अप्रैल। आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से रिपोर्टिंग हो रही है कि 22 और 23 अप्रैल को एक लीडर समिट ऑन क्लाइमेट होने वाली है। एक प्रकार का वर्चुअल इवेंट है, सारे देश के लीडर्स अपने अपने देशों में बैठ के बातचीत करेंगे। यहां पे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये वर्चुअल समिट बुलाई क्यों जा रही है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन जी का एक बड़ा एजेंडा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सारे एजेंडा ऐसे हटा दिए थे, बाइडेन साहब का ये बोलना है कि भाई एक बहुत बड़ी अर्जेंसी है जिससे हमको क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करना। और बेसिकली यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल यानी कार्बन न्यूट्रल होने के आप ये टारगेट सामने लेके आइए। ठीक है, हालांकि
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के ऊपर भी प्रेशराइज किया जाएगा, और बहुत सारे द हिंदू के एडिटोरियल्स में हमने डिस्कस किए हैं जहां पे इस प्रेशर को रेजिस्ट करने की बात करी गई है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द सेम टाइम इंडिया भी एक क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, तो क्लाइमेट चेंज को बहुत प्रोएक्टिव तरीके से डील करने के लिए इंडिया को क्या क्या करना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में भी द हिंदू के एडिटोरियल में बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो अगर आप मेरे एडिटोरियल डिस्कशंस को पिछले 15-20 दिन से सुन रहे होंगे तो ये पॉइंट्स आपने सुने होंगे। फिर आगे बात की जाए, जो पहली बार देख रहा है इस वीडियो को वो पहले की वीडियोस जाके देख सकता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 40-45 मिनट की एक वीडियो है। लगभग 40 वर्ल्ड लीडर्स इसमें कॉपरेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे वो कंट्रीज हैं जो कि मेजर इकोनॉमीज फोरम की मेंबर है, और इंडिया भी एक मेजर इकोनॉमीज फोरम की मेंबर है। ये मेजर इकोनॉमीज फोरम आप कह सकते हो बेसिकली उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कि क्लाइमेट चेंज की तरफ सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। यहाँ पे लीडर्स अलग अलग मिलके व्यूज एक्सचेंज करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए, क्लाइमेट एक्शन को कैसे इनहेंस करें ताकि इस क्लाइमेट चेंज की मीनेस के साथ हम लड़ सकें, कैसे फाइनेंस को मोबिलाइज किया जाए जिससे क्लाइमेट मिटिगेशन किया जा सके, क्लाइमेट एडेप्टेशन किया जा सके, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को इम्बाइब किया जा सके, क्लाइमेट सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर क्लीन एनर्जी को लाया जा सके। तो ये जो मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी है, ये लॉन्च किया गया था 28 मार्च 2009 को। इसका इंटेंशन क्या है? टू फैसिलिटेट अ कैंडिड डायलॉग अमंग मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज to help generate the political leadership necessary to achieve a successful outcome at the December UN Climate Change Conference in Copenhagen, and advance the exploration of concrete initiatives and joint ventures that increase the supply of clean energy while cutting greenhouse gas emissions. तो मेजर इकोनॉमीज फोरम बना था 28 मार्च 2009 को, डायलॉग प्रमोट करना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, प्रॉपर लीडरशिप ऐसी लेके आ पाना जो कहीं ना कहीं मिलके क्लाइमेट इंटेंसिव ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करे और क्लीन एनर्जी के अल्टरनेटिव्स को आगे लेके आए। और यही मेजर इकोनॉमीज फोरम मिल रही हैं अभी की इस वर्चुअल क्लाइमेट समिट में, जो कि 22 अप्रैल को होने वाली हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े एमिटर्स, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। जो 17 मेजर इकोनॉमीज हैं अभी के लिए, ओके, ये कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो कंट्रीज हैं जिनके एमिशंस बहुत ज्यादा हैं और जो कहीं ना कहीं इस फोरम में मीट करेंगी अपने एमिशंस को कम करने के लिए, ओवरऑल क्लीन एनर्जी के अल्टरनेटिव्स को डिस्कस करने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में, और जनरल स्टडीज पेपर 1 में जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ऑक्सीजन टैंक लीक इन नासिक हॉस्पिटल। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दोस्तों, अगर आप न्यूज चैनल देखते हो तो आपको देख ही रहा होगा कि ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाहर जो प्लांट लगा था उसमें ऑक्सीजन लीक हो गई। उसके चलते व्हाइट व्हाइट रंग के फ्यूम्स हॉस्पिटल के बाहर दिख रहे थे, तो लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन जो पेशेंट्स अंदर एडमिटेड थे इस हॉस्पिटल के अंदर, उनको परेशानियां हो गई। 24 पेशेंट्स की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ज्यादातर ये जो 24 पेशेंट्स की मृत्यु हुई है ये सब वेंटिलेटर्स पे थे। जो लोग कोविड-19 के एक्सट्रीम इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, तो बेसिकली उनको कांस्टेंट ऑक्सीजन की सप्लाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता यह है कि हर हॉस्पिटल्स के बाहर ये स्टोरेज टैंक्स मेंटेन किए जाते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में रखना बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, और धीरे धीरे एक मैकेनिज्म ऐसा इंस्टॉल किया जाता है जिससे उस लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को वेपोराइजर के थ्रू एक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम में फीड किया जाए। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें उद्धव ठाकरे साहब जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी बिठा दी। जहां पे भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हाई इंक्वायरी बिठाते हैं। ठीक है भाई, 5 लाख रुपए का यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन दिया गया है, लेकिन 5 लाख रुपए इज नॉट द सॉल्यूशन। यहाँ पे जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जरूरी है कि आप उसके अंडरलाइन कॉज को देखो और उसको एक कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज तरीके से ठीक करो। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर पिछले कई सालों से इंडिया में बहस हो रही है, लेकिन अक्सर कर इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पे 150 पेशेंट से ज्यादा एडमिटेड थे। ओके, इस लीकेज को प्लग करने में टेक्नीशियंस को 1 घंटे से ज्यादा लग गया। ऑक्सीजन टैंक का एक कॉर्क माल फंक्शन हो गया था, जिसके चलते ऑक्सीजन पाइपलाइन में प्रेशर हो गया कम। और ये वही ऑक्सीजन पाइपलाइन है जो कि वेंटिलेटर्स पे एक पर्टिकुलर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है।
ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में बल्क सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और इस ऑक्सीजन को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। ऑक्सीजन लिक्विफाई होती है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो किसी ऑक्सीजन को अगर आप -183 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके स्टोर कर रहे हो तो उसका जो स्टोरेज का कंटेनर है वो भी अलग ही प्रकार का होगा। इसको वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटरी बोलते हैं। एक प्रकार का स्पेशल वेसल होता है जिसको जाइंट थर्मल फ्लास्क की तरफ भी देखा जाता है। और बेसिकली ये जो वैक्यूम इंसुलेटेड ये इवेपोरेटर होते हैं, ये हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग के बाहर बीओसी टैंकर्स के बाहर होते हैं। ये बेसिकली उन ऑक्सीजन के चैम्बर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं जिससे ऑक्सीजन की पाइपलाइन होके जाती है और वो पेशेंट जो वेंटिलेटर्स पे हैं या वो पेशेंट जिनको अलग से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्ट उनके नाक के ऊपर वो सॉकेट लगा दिया जाता है जिससे वो ऑक्सीजन उनके शरीर में जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 24 पेशेंट्स जिनकी मृत्यु हुई है ये सब वेंटिलेटर्स पे थे, सबके नाक के ऊपर वो सॉकेट लगा हुआ था और ऑक्सीजन की सप्लाई आनी हो गई कम या खत्म। उसके चलते इन 24 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है। तो एक बहुत बड़ा इशू है ये डिजास्टर मैनेजमेंट में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अगर आप देखो तो ये न्यूज रेलेवेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी जनरल नॉलेज के लिए, एग्जाम्स के लिए तो देखिए है ही, और कहीं ना कहीं हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स को बहुत, एक कहते हैं ना, अलग ही लेवल पे इम्बाइब करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे वो जाने जो कि हम पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते थे जाना, वो चली जाती हैं तो काफी दुख होता है। ओके, तो ये था इसका न्यूज एनालिसिस। आगे चलते हैं। बाओ फोरम सेट स्टोन फॉर मल्टीलैटरलिज्म ओवर प्रोटेक्शनिज्म। अगर आप बात करो बाओ फोरम की, देखिए बाओ फोरम फॉर एशिया एक प्रकार की मीटिंग है जिसको 2001 में 25 एशियन कंट्रीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर चालू किया था। अभी के लिए इस बाओ फोरम में 28 मेंबर्स हैं। 2006 में 28 मेंबर्स हो गए थे इसमें। एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। एक हाई एंड प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल, बिजनेस और एकेडमिक लीडर्स को एशिया में और दुनिया में, ताकि ये मिलकर बैठ के बातचीत कर सके। जिस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज डेवोस स्विट्जरलैंड में मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चीजों पर डिसीजन लेती हैं, बहस करती हैं, उस प्रकार से एशिया में बनाया गया है बाओ फोरम। ओके, ये बाओ फोरम और क्या क्या करेगा? इट इज कमिटेड टू प्रमोटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ब्रिंगिंग एशियन कंट्रीज इवन क्लोजर टू देयर डेवलपमेंट गोल। तो जिस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरी दुनिया के बेसिस पर ऑपरेट कर रहा है, हालांकि वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काम कर रहा है, उसी प्रकार से ये जो बाओ फोरम है ये एशियन कंट्रीज को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इट हैज मेड पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रमोशन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कॉमन डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ अ मोर प्रॉस्परस एंड हार्मोनियस एशिया। तो एशिया में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए ये बाओ फोरम बनाया गया। तो अभी रिसेंटली बाओ फोरम की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है साउथ चाइना के हाइनान प्रोविंस में। ओके, और यहां पे इस बाओ फोरम के थ्रू एक चाइनीज इनोवेटेड मॉडल ऑफ कॉपरेशन को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। देखिए पूरी दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म का सिद्धांत इस समय बढ़ चढ़ के बोल रहा है, चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो। यूएसए तो चलिए कुछ हद तक जो बाइडेन के बाद मल्टीलैटरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय पे तो प्रोटेक्शनिज्म हो रहा था कि भाई हम अपनी कंट्री से मतलब रखते हैं, बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस बाओ फोरम फॉर साउथ एशिया जो कि लेटेस्ट साउथ चाइना के हिनान प्रोविंस में हुआ, वहां पे एक चाइनीज इनोवेटेड मॉडल के थ्रू चाइना के रिफॉर्म की बात की जा रही है, चाइना को ओपन अप करने की बात की जा रही है, और किस प्रकार से चाइना पूरी दुनिया के साथ मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करता है जब वेस्टर्न वर्ल्ड प्रोटेक्शनिज्म के मोड में जा रहा है। उसके लिए यहां पे एक व्यू पॉइंट रिलीज किया गया है इस बीएफए के थ्रू, बाओ फोरम के थ्रू। मतलब बाओ फोरम के थ्रू चाइना पूरी दुनिया में लीडरशिप का झंडा उठा के मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहा है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज आज की डेट में यूनिलैटरलिज्म प्रमोट कर रही हैं, प्रोटेक्शनिज्म प्रमोट कर रही है, उसके अगेंस्ट मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा है चाइना। मतलब चाइना दुनिया भर के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करने की बात कर रहा है। ओके, अच्छी अच्छी बात है। यहाँ पे आगे बात की जाए तो एशियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में बीएफए क्या बोल रहा है? बीएफए ने एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है एशियन इकोनॉमी को लेके। इसमें बोला गया कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके टर्म्स में जो एशिया का शेयर है इन ग्लोबल इकोनॉमिक एग्रीगेट इन 2020 ये 47.3% पे पहुंच गया है। मतलब दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं, जितने लोग एशिया में रहते हैं, उनके पास 47.3% ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी है। 2019 से अब एशिया में 0.9% परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में एशिया की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जितनी एशियन इकोनॉमीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट भी कर रही हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि फरवरी 2021 में एशिया के अंदर और आउटसाइड एशिया एशियन कंट्रीज 186 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स कर चुकी हैं, जो कि दुनिया भर के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का
54.9% बढ़ता है। और यहां पे एक और बड़े ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, जो कि है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि नवंबर 2020 में साइन हुआ है और अभी इसके रेटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है। ओके, तो बेसिकली जो बाओ फोरम है ये एशियन रीजन की तरफ ध्यान लेके आ रहा है और कहीं ना कहीं इस एशियन रीजन के सेंटर में चाइना की इंपॉर्टेंस को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज में ये न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।